चलिए हम बाकी पार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। कुछ मैंने किसी को पूछना पूछे फटाफट, कोई क्वेश्चन हो किसी के पास, कोई डाउट चाहिए, क्या करना है जो मैंने से। I3 माइनस का बॉन्ड एंगल चाहिए। करिए, नोट करिए सबने। बॉन्ड एंगल ऑफ I3 माइनस, एक डाउट है, चलिए इसको ट्राई करेंगे। अभी कल फिर लेक्चर में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। मैंने कहा था ये I2 प्लस I माइनस से मिलकर बना होता है, समझाया था मैंने आपको। इसकी पूरी केमिस्ट्री बताई थी। और I2 प्लस I माइनस का मतलब ये हुआ, ये तो I2 मॉलिक्यूल है ही, सबको पता है। I माइनस के पास सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ पर बना रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपको याद है। इसका रीजन मैंने आपको दिया। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सुनिए, ये है सेंटर एटम। हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका sp3d। दो सिग्मा बॉन्ड पे 3 लोन पेयर। 5 के लिए sp3d होता है। और कल के लेक्चर अकॉर्डिंग की ज्योमेट्री होगी cbp। इसकी ज्योमेट्री होती है tbp। ये कल बताया था मैंने, ट्रायंगुलर बायपिरामिड। इसकी शेप आएगी लीनियर, क्योंकि इक्वेटोरियल साइड पे कौन आगे बैठेंगे, लोन पेयर। देखो यहाँ लोन पेयर आगे बैठते हैं, इसकी शेप आती है लीनियर। देखो ऐसे होता है I3 नेगेटिव, यदि आई बैठा हो। इज इट क्लियर? आज समझ। अब मैंने पूछा कितना एंगल है, तो देखो इसका आंसर सीधा है। आंसर इज 180 डिग्री। इसका सीधा आंसर है 180 डिग्री। अगर आप वैसे एंगल चेक करेंगे 180 डिग्री। इज इट क्लियर? अगर मैं एटम्स की बात करूं, बोलो। यानी ये क्लियर हो गया? ये आ गया सबको समझ? किसी को कॉपी करना करिए फटा। तो नोट करना चाहता है नोट करें। अगला क्वेश्चन वैसे क्या है, क्या करना है इससे? बोन एंगल निकाल देते हैं। पहले किसी को ये कॉपी करना कर ले फटाफट। साफ दिख रहा है यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का है, क्योंकि शेप यहाँ पे लीनियर है। ये कल के लेक्चर में हुआ था कि लोन पेयर कहाँ बैठते हैं, बॉन्ड पेयर कहाँ बैठते हैं। तो शेप इज लीनियर। तो कल के नोट्स में देख सकते हो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एंगल 180 डिग्री साफ दिख रहा है। अब ऐसे ही मुझसे पूछा गया बॉन्ड एंगल ऑफ NO3 नेगेटिव। देखो एक चांस मैं आपको देता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके देखें इस क्वेश्चन को। ये मैं सारी थ्योरी पढ़ ली है, तो काफी लोग कर भी सकते हैं। करिए शाबाश। जल्दी से, नाइट्रेट कहते हैं इसको। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। कीजिए कीजिए शाबाश। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर के बाद तो पता लग जाएगा इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बात नहीं करनी। चलिए, राइट है आंसर, 120 डिग्री है, सही बात। करिए, बाकी लोग भी करके देखें। बाकी लोग भी कीजिए फटाफट, जैसे मैंने किया आप भी अप्रोच लगाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ज्योमेट्री सोचिए। अपने आप एंगल का पता लग जाता है। हुआ किसी स्टूडेंट से? करिए करिए, पहले तो स्ट्रक्चर ही बनेगा, स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। स्ट्रक्चर तो हमने पहले दिन बनाना सीख लिया। स्ट्रक्चर बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एंगल आएगा। हुआ किसी बच्चे से? इसे कहते हैं NO3 नेगेटिव। देखो बहुत लेक्चर हो चुके हैं कि कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनती है। देखो वेल नोन है, एक ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, उसी ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया। एक से बना डबल बॉन्ड और एक से बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब बताया गया था आपसे। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। और 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और sp2 की शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजाकार होती है। और वेल नोन है ये सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं। आंसर इज 120 डिग्री। 120 डिग्री इसका आंसर है। और बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई भी आपके इसको डाउट हो पूछो, कल के लेक्चर से कोई डाउट। मैंने पहले ही बोला प्रॉब्लम्स किया करो। बिना प्रॉब्लम करे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो ज्यादा हो तो कम से कम लेटेस्ट क्वेश्चन नीट में आए ना, उन्हें करके देखा करो। जो इस साल प्रॉब्लम आई, लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। है किसी के पास कोई डाउट? लाइक पूछिए फटाफट जो पूछना है। हाइड्रोजन सल्फेट में क्या करना है, क्या बताना है? शेप बतानी है। हाइड्रोजन सल्फेट ये आयन होता है। चलिए सब बनाइए। HSO4 नेगेटिव। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जल्दी स्टूडेंट सब इसका स्ट्रक्चर बनाए हाइड्रोजन सल्फेट का।
हाइड्रोजन सल्फेट, किसी का अटॉमिक नंबर चाहिए? सल्फर का 16 है, ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है बच्चों। बातें नहीं, टेट्राहेड्रल हो। हुआ किसी से? देखिए जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, बिना हाइब्रिडाइजेशन के शेप नहीं आएगी, बिना शेप के एंगल नहीं आएगा। जो भी चाहते हो आप सब ऐसे ही निकलेगी। किसी से हुआ? देखिए जिनसे नहीं हो रहा है, देखिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैंने पहले बोला ये एक्चुअल एग्जाम है, ये कंपटीशन हमारा नोट्स बनाने का नहीं है, ये रियल है। अगर अभी ये आएगा तो विनर है, वरना नहीं है। आपको आता नहीं इसका स्ट्रक्चर बनाना? आपको मैंने पहले दिन ही सिखाया था। 4 ऑक्सीजन है, 1 नेगेटिव चार्ज है, क्या पता लगा? एक ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। याद करो, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया। सिखाया गया था आपको। ओके। HSO4 नेगेटिव, एक OH बॉन्ड भी बनेगा। देखो एक्चुअल में HSO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे है। ये असली HSO4 नेगेटिव। अब आपने पूछा ना इसकी शेप बताओ। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। वॉइस बोलना बंद करो। देखो sp3 आ रहा है और चारों बॉन्ड पेयर है। तो कल के टेबल में आप चेक कर लो, जब चारों बॉन्ड पेयर हो तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। कल के नोट्स पे देखो आप, जब कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। तो टेबल आपको इसलिए बनवाई गई थी, द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। तो आपकी बात का आंसर यही है, द शेप मस्ट बी टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और बताओ, और किसी के पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? बुक आपके पास है, इसके पीछे कॉलम्स करा करो ना। इसके लास्ट में एक्सरसाइज में कहाँ है वो क्वेश्चंस में, कब पूछोगे? है किसी और के पास डाउट कोई? SF6 की शेप निकालनी है, चलिए इसकी शेप निकालेंगे। लो बच्चे, एक चांस मैं आपको देता हूँ, अब बात ना करो बॉयज। इसकी शेप निकालो सब लोग, करो करो शाबाश। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और हाइब्रिडाइजेशन शेप निकाल के दिखाएगा। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। किसी की आवाज ना है, जो करना अपने आप करिए, बिना किसी से बोले। बोलना नहीं स्टूडेंट्स, जो करना अपने आप कीजिए। जल्दी जल्दी, देखिए बहुत देर नहीं लगानी है, भी नहीं आने का टाइम वेस्ट नहीं करना। हुआ किसी से? ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट है, इसका आंसर यही है, ऑक्टाहेड्रल। क्या किया, कैसे किया बताओ? मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। करेक्ट है, स्ट्रक्चर बना के बंडल किया पहले, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? हाँ। और कल की टेबल में आप देख लीजिए, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, इस टाइम सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की है। इसमें 8 फलक होती है, हेंस नेम इज कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, आल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल। बोलो क्लियर हुआ? आपका डाउट है? कल के टेबल में आप देख सकते हो। और बच्चे किसी के पास को डाउट? कोई भी ऐसा क्वेश्चन लाया करे, सब लाया करे, शर्म मत किया करे, जो किसी को पूछना है पूछो, यही है। चलिए OF2 को ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट। ये लीजिए नोट करिए OF2। एक चांस मैं आपको देता हूँ, सब अच्छे करके देखें OF2 के बारे में, जल्दी। इसी का अटॉमिक नंबर चाहिए, बताइए। ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। OF2 का पता लगाइए फटाफट। चुपचाप अपने आप करिए, मेहनत करिए। OF2, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड कहते हैं इसको। ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9। ऑक्सीजन के वायतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7। इसी से बन जाती है स्ट्रक्चर। हाँ जी, हाँ करेक्ट, यस। वी शेप और बैंड शेप आती है इसकी। देखो कई लोगों ना समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, वो इनिशिएट भी नहीं कर पा रहे। इसलिए कहते हैं रोज अपना होमवर्क करो। देखो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इसका sp3। ज्योमेट्री भी इसकी टेट्राहेड्रल। पता है कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे? 2। कितने लोन पेयर हैं?
दो। कल की टेबल में देख लो आप। कल आपको समझाया भी गया था। कल आपको बताया था ऐसे केस में क्या होता है। ऐसे केस में जब दो लोन पेयर आगे बैठ जाएंगे, लोन पेयर आपको दिखेंगे तो है नहीं। कल आपको बात बताई थी। सिर्फ आपको ये हिस्सा दिखेगा। और ये शेप होती है वी शेप। वी शेप इज बेटर ऑप्शन। बैंड शेप भी कह देते हैं, बट वी शेप इज बेटर ऑप्शन। वी शेप और बैंड वैसे कुछ भी कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये वाटर मोलिक्यूल से मैच करती है। और बताओ बच्चे फटाफट। और किसी के पास कोई भी डाउट? कोई भी केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बॉयज साइड को पूछो, कोई है प्रॉब्लम तो। पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो, मेहनत करो, सब लोग। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इस बार आया था नीट 2025। अब अपना सेल्फ टेस्ट करके देख लो। आप खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन का नाम है मैचिंग। मैचिंग। बात नहीं करनी है। अपने आप करना बिल्कुल ईमानदारी से ना। कोई इवन कोई लगे ना कि बहुत डाउट हो रहा है तो फिर नोट्स की हेल्प लेना। लेकिन पहले खुद करने की कोशिश। और किसी को पीछे बोलना नहीं, आवाज किसी की नहीं आएगी बॉयस। ABCD। ये कुछ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। किसी की आवाज ना आए। और ये उनके हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशंस और शेप्स हैं। वहां किसी की आवाज आ रही होगी। ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में नीट में आया है। मैं और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, आप इसे करना शुरू करें। किसी की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, किसी को समझ ना आया ना कि लगे कि यार मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, तो नोट्स की हेल्प दे सकता है वो। आप इससे बोलना अलाउड नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रॉब्लम में दिखती नहीं है। क्लियर केमिकल बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन। और भी केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं एक्चुअली। जैसे इनके लोन पेयर निकालने, चलो यही करके देखो, एक प्योर क्वेश्चन तो यही है। बाकी तो और भी हैं प्रॉब्लम्स। एक मिनट प्लीज, सब लोग कर लें, अभी आपसे पूछे तो। सब लोग करके देखें, कहीं से इनिशिएट करें, कहीं से शुरुआत करें कम से कम। आवाज नहीं किसी की आएगी, बार बार आपसे मना कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा, नोट्स आपके पास है, आप नोट्स की हेल्प लोगों को मना नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाला लिखा हुआ है sp3d3 डिस्टोटेड ऑक्टाहेड्रल। थर्ड वाला लिखा हुआ है sp3d3 डिस्टोटेड ऑक्टाहेड्रल। नहीं आप किस समान है, हमारे पास सिंह आपके भी करवाया।
चाहिए किसी से इमोशन होंगे आपसे दोनों से इमोशन होंगे कैसे रेट होंगे या बार बार के सेट हो रही है I don't expect it. This is why the so गया और इधर जिंदगी है अपने आप करिए देखिए ईमानदारी सबसे पहले बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बॉयज को किया किससे आपकी बनाएगी मुझे लगा रहेगा काम कर दे दोनों लोग थोड़ा लेकिन यार सारे दिन हाँ क्या और किसी से हुआ बॉयज सारे नहीं बैठे हैं आपसे हुआ चलो गुड स्ट्रक्चर जो बनाएगा ना देखो उसको सक्सेस मिल जाएगी स्ट्रक्चर का रोल होता है बताओ देखो जिन एंड ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया मैंने अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो सक्सेस मिलेगी ये इसका स्ट्रक्चर देखो क्यों पीछे बोलेगा नहीं इससे पूछेंगे बताना आप ट्राई करो बॉयज बताना इसका है बड़ा estimate। ये मैंने परसों कराया था कल मेरे को बहुत गुस्सा रखा था ये रीजन था कि आपने किसी ने हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करी देख लो आप क्वेश्चन अटक गया अगर परसों का होमवर्क करा होता तो आज ये प्रॉब्लम ही ना आती आप बताओ हाँ राइट SP3 वेरी गुड अब रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ अभी देखो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा नहीं हो सबके आगे और भी रीजन है आगे और भी रीजन है चलो बताया मुझे कोई स्टूडेंट इसकी शेप पिरामिडल क्यों आप बताओ इसकी शेप पिरामिडल क्यों बैठे बता दो हाँ हाँ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बैठ जाइए ये कहना है आपको 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड में 1 लोन पेयर में शेप पिरामिडल ही होती है आंसर आ गया अब इसका बनाइए स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग अपने यहाँ बनाया पीछे वॉइस 10 सब बनाकर देखिए गलत से मत डरिए हमको चेक थोड़ा करिए क्या करा ये इसका स्ट्रक्चर बना चलो बॉयज में से आप ट्राई करो इसका हाइब्रिडाइजेशन का बताओ तो भाई साहब परसों कराया था ना तो ये मत को मुझे नहीं आता आप बताओ आपको आ ही नहीं रहे थे क्लास से आप बताओ बताओ हाँ वेरी गुड SP3D 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर टोटल पेयर 5 और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है SP3D अब देखो SP3D वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास है ना और टेबल कल की देख लो आप 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर में शेप यही बनती है ये बड़ा सिंपल आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा देखो अब आप ना एक जगह फंस जाएंगे वो ये वाला केस है ये नहीं मैंने क्लास में कभी डिस्कस करें अब इसको समझाते हैं आप बाकी अब मैं रब कर रहा हूँ देखो मैं आप सीधा आपको उसकी शेप निकाल के दिखाऊंगा देखो ये जो मोलिक्यूल है ना इसकी जो शेप होती है वो स्पेशल शेप में आती है स्पेशल स्पेशल का मतलब होता है वहां पे रूल फेल हो जाते हैं आप चाहे उसको एक्सेप्शन कह दो कुछ भी कह दो रूल फेल हो जाते हैं देखो मैं करके दिखाता हूं अब लिखना बंद कर देना पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाता हूँ देखो सब स्टूडेंट ध्यान देना पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d3 sp3d3 ये तो साफ दिख रहा है 7 पेयर है ठीक है अब देखो जो इसकी शेप आती है ना देखो ये लर्न करनी पड़ेगी सब बच्चों को चाहे कोई IIT की तैयारी भी करे मेंस की करे एडवांस की करे तो उसको ना लर्न करना पड़ता है मतलब ये क्वेश्चन फैक्ट्स नहीं होता है जैसे आप बायो में याद करते हो ना ऐसे ही है इसकी शेप जो होती है क्या होता है इसकी शेप में इस जगह एक लोन पेयर आगे बैठ जाता है देखो बात ना करो यहाँ पे देखो पता है इसकी शेप कैसी होती है इसका नाम होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टोर्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोन पेयर सबको क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा प्रतिकर्षण ये जो शेप आपको दिख रही है ना ये टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी हल्की सी डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए इसका नाम रखा है डिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड का मतलब ये होता है कि डिस्टर्ब है ऑक्टाहेड्रल बाकी शेप तो दिख ही रही है आपको ऑक्टाहेड्रल एक तो ये लर्न करना पड़ेगा एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और सिखाते हैं इसी का एक नाम और भी है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल कैप्ड अगर आप देखें इसके ऊपर एक कैप लग गई यहाँ पे कैप
ऐसे कैप लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इसे कैप कहा जाएगा, कैप बन गई। तो नाम है कैप दो ऑक्टाहेड्रल। दोनों का मतलब एक ही होता है। अरे कौन बोल रहा है लगातार। अब एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ना, ये शेप बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे ना इसमें टेंशन डेवलप हो गई। देखो बच्चे, इसमें टेंशन डेवलप हो गई। टेंशन इसलिए डेवलप हो गई, ये लोन पे सबको रिपेल कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। देखो यहाँ भी रिपेल कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। कल की थ्योरी, कल का VSCPR मॉडल, तो ये ना मोलिक्यूल ना अपने आप टूट जाता है। देखो कितनी सरप्राइज बात। उसके पीछे एक रीजन भी है भाई, टेंशन इतनी है। ये जो मोलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप ऐसे टूट जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। देखो ऐसे टूट गया, देखो अपने आप ऐसे ब्रेक हो गया। पता ब्रेक होने के पीछे रीजन क्या है? देखो ध्यान दो, इसने अपने आप एक फ्लोराइड यहां से निकाल दी। पता क्यों निकाला? जिससे उससे कौन आगे बैठ जाए, लोन पेयर आगे बैठ जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, वो जो फ्लोराइड गया ना, जो वो जगह खाली हुई, वहां पे क्या हुआ, एक लोन पेयर आके एडजस्ट हो गया। द सिचुएशन इज सो नाउ। देखो ऐसे कंडीशन आ गई। इस शेप का नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिड। इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये टूट जाता है, अभी सुनना भी बहुत सारी साइंस है। अभी टूट गया, टूटने के बाद ये धनायन बन गया, ऋणायन बन गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था इन आयंस के बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युस्थैतिक बल। पता है इस बल से क्या प्रभाव पड़ता है? इट बिकम्स अ सॉलिड। क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ सॉलिड, इट ठोस बन जाता है, ठोस। देखो बच्चों ध्यान देना, इट बिकम्स अ सॉलिड। देखो अभी ये जो है ना, देखो देखो अभी नोट नहीं करना। आपको बुक्स पे कभी कभी ऐसे लिखा मिलेगा। आप ना कंपटीशन बुक नहीं देखते हो, आप जो आप बुक खरीदो भाई। मतलब कुछ पैसे ना अपने ऊपर खर्च तो करो। आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो क्या सिलेक्शन हो रहा है हमारा? देखो ब्रैकेट में मैंने एस लिख दिया। इस एस का मतलब है सॉलिड, हिंदी में कहते हैं ठोस। अगर ये एस लिखा मिल गया ना, तो आप ऐसे कंसिडर करोगे इसको, ये दोनों जैसे बनी हुई। लेकिन मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर ऐसे लिखा मिल गया, जस्ट ऐसे लिखा मिल गया, तो फिर आप ये वाला केस कंसिडर करोगे। या ब्रैकेट में गैस लिखा मिल गया, तो भी ऐसे कंसिडर करोगे। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया ना सॉलिड, एस लिख दिया, तो आप ऐसे मानोगे उसको। आ रही मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? देखो अब जैसे भी क्वेश्चन करा नीट का, आपने कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, बस लिख दिया XCF6, तो आपने ये मान के कर दिया, आपने ये मान के कर दी प्रॉब्लम। बट हो सकता है इस साल नीट के अंदर क्या पता ऐसे लिखा आ जाए। जेई वाले तो बहुत करते हैं। आपने सब नीट वाले बच्चे, वो जेई वाला बच्चा नहीं, वो मैथ्स वाला बच्चा नहीं, अकेले आप ही ना। आप जेई के पेपर्स किया करो, आप जेई मेंस के पेपर्स करना शुरू करो, उनकी प्रॉब्लम लाया करो। इनका भी लेवल अप हो जाएगा थोड़ा सा, इनको फायदा होगा। देखो आपको मिलेगा जेई मेंस में ये ट्रीटमेंट, ऐसे लिखा मिल जाएगा ब्रैकेट में एस। अब एस से आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, सॉलिड है, ठोस है, इन दोनों आयनों के मिलने से बना हुआ, और इसकी शेप आप फिर ऐसे निकाल ही लेंगी। अब आ गया सबको समझ? क्लियर हुआ है? नोट करो इस पूरे पूरे लेक्चर में, ये पूरा डिस्कशन यहाँ से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया कुछ किताबें खरीदो, मेहनत करो, मेहनत। और देखिए जब तक स्टडी मटेरियल नहीं होगा ना, पढ़ने का आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है? वही पुरानी पुरानी बुक्स हैं।
और बताओ किसी को कुछ पूछना, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट किसी के पास, कोई प्रॉब्लम कैसे भी है, कोई डाउट बताओ, केमिकल बॉन्डिंग से कुछ ही पूछना है तो आप भी ना, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन करके देखा करो, कैसे नीट में आ रहा है, क्या जेई मेंस में आ रहा है, उनके डाउट लेके आए करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा देखो टिल बीएससी पीआर पूरा हो चुका है, टिल बीएससी पीआर हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट था हमारा, ठीक है ना। देखो मेरे माइंड में कोई आए क्वेश्चन इस तरह का, कोई रिसेंट प्रॉब्लम मैंने देखी हो। देखो चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप मुझे ना हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, बच्चे बात नहीं कर रही, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, हाइब्रिडाइजेशन इन, बस ऐसे लिख दिया मैंने ना, आप मुझे इस कॉलम का आंसर दो। यार वॉइस क्या है ये लगातार बोले जा रहे हैं। तो करिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करिए, इसे कैसे करेंगे। आज ही किसी का
क्लियर? बताओ स्टूडेंट्स। देखो, अभी नोटिस किया इस क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है? सब ध्यान देना। देखो देखो, ब्रैकेट मैंने स्पेशली सॉलिड मेंशन किया, जैसा टर्निंग पॉइंट। ये सिंपल पीसीएल 5 नहीं है। अब देखो ना, सब अटेंशन पे करो, ये क्वेश्चन आपसे हैंडल नहीं हुआ, मैं करके दिखाता हूँ। अभी एग्जांपल था ना जेनन हेक्साफ्लोराइड की, वो ब्रेक हो जाएगा। देखो अब सुनो, यही सेम प्रॉब्लम पीसीएल 5 में होती है। देखो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, वेल नोन है आपको, मैंने कल भी कन्विंस किया था। ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और इनका नाम क्या होता है? इक्वाटोरियल। और एक्सियल की जो लेंथ होती है वो इक्वाटोरियल से क्या होती है? ज्यादा। कल आपको समझाया था ना मैंने। देखो इस मॉलिक्यूल में ना बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेन। स्ट्रेन का कॉज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये सारे एंगल 120 के होते हैं और ये एंगल कितना होता है? 90। इस पे कल लेक्चर हो गया। देखो इस मॉलिक्यूल को बहुत टेंशन है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है? देखो आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा। ये एक और पीसीएल 5 से बॉन्डिंग कर लेता है। देखो स्टूडेंट्स, ये एक और पीसीएल 5 से मिलता है। देखो दोनों पीसीएल 5 टेंशन में है, दोनों के अंदर यही प्रॉब्लम है। और क्या होता है? देखो एक बहुत ही सरप्राइज बात, एक पीसीएल 5 अपने में से सीएल माइनस निकाल देता है और दूसरा उसको ले लेता है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो दूसरे ने सीएल माइनस ले लिया, कितनी सरप्राइज बात। एक ने सीएल माइनस रिलीज किया, सेकंड ने गेन कर दिया। बढ़िया से ब्रेक से आज ये समझदार हूँ। ठीक है। ये बच्चे बातें नहीं। देखो देखो, अब रीजन सुनो। ऐसे करने से इसको बेनिफिट क्या होगा? अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। आप पर्टिकुलरली इसका स्ट्रक्चर देखो। देखो इसके स्ट्रक्चर में ना फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 शेप क्या हो गई? इसकी सारी बॉन्ड एंगल्स इक्वल हो गए और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई। अबे लाइन सुनी मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल। बताओ इसकी टेंशन पहले से घटी है बढ़ी है? घट गई। जब सारे एंगल इक्वल हो गए, सारी लेंथ बराबर हो गई, और क्या चाहिए इसको? इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ गई। आ रही है बस सबको समझ? देखो बात तो सुनो, मैंने देखो ये कल के लेक्चर से, एक तो रोज क्लास में आया तो समझ आता है। कल आपको समझाया था इस मॉलिक्यूल में टेंशन क्यों है। दो तरह की लेंथ है इसके अंदर, टेंशन तो इसको अपने आप होगी। अब सब लेंथ बराबर होगी, सब लंबाइयां बराबर होगी। ये सब लेंथ इक्वल होने का मतलब है इसके अंदर क्या आ गई? इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। अभी सुनिए, जिसने सीएल माइनस लिया, देखो उसने सीएल माइनस लिया, देखो उसके साथ क्या स्पेशल है, उसके अंदर भी यही इंटरेस्टिंग बात है। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 d2। शेप क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। इसके भी सारे एंगल इक्वल, सब लेंथ इक्वल। इसके भी सारे एंगल इक्वल, सब लेंथ इक्वल। देखो पीसीएल 5 पीसीएल 5 से कंबाइन करके कितना फायदा हो रहा है। ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। आ रहा है कुछ समझ? देखो ये मैथ्स है। जब दो तरह के एंगल होते हैं तो स्ट्रेन आती है। जैसे मान लो, एक मिनट, हमारी क्लास चल रही है, देखो इस क्लास में तीन पॉसिबिलिटी बनाते हैं। सारे बच्चे पढ़ने वाले, सारे बच्चे बहुत मेहनती, स्टडी करने वाले। बताओ बैच कैसा चलेगा? ग्रेट। सारे बच्चे ना पढ़ने वाले, को पढ़ना ही नहीं चाहता, तो बैच कैसा चलेगा? वो भी ग्रेट। वो भी ग्रेट, को पढ़ना ही नहीं चाहता। एक लेक्चर में चैप्टर पूरा कर दो, कुछ भी समझा दो, उन्होंने समझ तो आ ही नहीं रहा। को पढ़ना ही नहीं चाहता ना, पहले सुनना। सारे पढ़ने वाले तो अच्छा बैच, कोई पढ़ने वाला नहीं तो भी अच्छा बैच। पता प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ पढ़ने वाले और कुछ, ये इशू हमारे बैच के साथ यही प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। इन्हें पढ़ाना बहुत आसान है, इनको तो कुछ भी ना करो तब भी घर चले जाइए, खुश है। देखो पीछे,
आपको जरूर बताना है, उनको बता तो रहा हूँ, आप बीच में क्यों कमेंट कर रहे हो? तो यहाँ प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली इस मोलिक्यूल में। ये मोलिक्यूल कह रहा है कि मेरी 3 लेंथ तो एक जैसी है और 2 लेंथ एक जैसी है, ये टेंशन वाली बात है। अब सब लेंथ बराबर है, यहाँ पे सब लेंथ इक्वल, यहाँ भी सब लेंथ इक्वल, तो नेचुरली कंपाउंड के अंदर क्या आ गई, स्टेबिलिटी। इसीलिए पीसीएल5 ऐसे कर रहा है। देखो चीजों को रियलाइज करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये कैटायन, ये एनायन, ऐसी कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, बीच में फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युस्थैतिक बल कितना स्ट्रांग होता है। तो पीसीएल5 क्या बन जाएगा, सॉलिड। फोर्स बन गया, नहीं बन गया? आया सबको समझ? अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका संकरण बताओ, तो पता संकरण क्या माना जाएगा? देखो बच्चे, इसका तो है sp3, और इसका क्या होगा, sp3d2। इसका तो sp3 और इसका क्या होगा, sp3d2। बताओ सबको क्लियर हुआ? देखो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट ना हो। कॉपी करो इस पे। अल्टीमेट केस इस बार आएगा, नीट में देख लेना चाहिए। वही है, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि हमें क्या आता है। बताइए, देखिए अगर सिर्फ पीसीएल5 लिखा गया या ब्रैकेट में पीसीएल5 गैस लिखा गया, तो फिर आप बॉन्ड एंगल मालूम है क्या रिपोर्ट करेंगे, जो यहां पर है, एक 120 डिग्री और एक 90 डिग्री। सिखाया था ना मैंने आपको। अगर लिखा आ गया ना पीसीएल5 सॉलिड स्टेट, तो आपको दो एंगल रिपोर्ट करने हैं। इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसका एंगल 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री का एंगल रिपोर्ट करो। दो एंगल तब भी आएंगे। रियलाइज करने वाली बात है, जो समझेगा महसूस करेगा उसको आसान लगेगा। समझने के लिए क्लास में अटेंटिव होना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन देखो दिमाग का खेल है सारा, जो दिमाग लगाएगा वो विनर। ये कोई 12th एग्जाम तो है ही नहीं, या बीएससी एग्जाम नहीं, यहाँ पे नोट्स बना लिए, ये नोट्स से नहीं काम चलेगा। टेम्परामेंट भी यही होना चाहिए। तो ऐसे बहुत डिस्कशंस होते हैं, आप लाएंगे प्रॉब्लम्स, कराएंगे आपको। ये बच्चे, हम इसको सेटिस्फाइड सब लोग? तो चलिए, हमारा टिल वीएससीबीआर पूरा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वीएससीबीआर कंप्लीट है। अब नए आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, इट्स कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आज का, डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी नेम इसका ये होता है। वैसे नाम होता है डाइपोल मोमेंट, हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये फिजिक्स का पार्ट है। चलिए समझाते हैं डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। देखिए पहले हमें सीखना पड़ेगा डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक द्विध्रुव किसे कहते हैं। मान लो ना, आपने कभी फिजिक्स से पढ़ा होगा, ये एक रॉड है, रॉड एक छड़ है धातु की, इसका एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है। इसको हम डाइपोल कहते हैं, डाइपोल। अगर उसका एक सिरा प्लस हो और एक सिरा कैसा हो, माइनस, दैट इसको डाइपोल। देखो मतलब इसको डाइपोल कहते हैं। हिंदी में द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है। अब सुनिए फिजिक्स क्या कहती है। ये दोनों चार्ज है ना, चार्ज, इनमें से किसी भी चार्ज को ये जो डिस्टेंस है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो रिजल्ट आएगा ना, उसका नाम क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। आ रहा है सबको समझ? आप इनमें से किसी भी आवेश को बीच की दूरी से गुणा कर दो, देखा जाएगा बाद में भी। द रिजल्ट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये सिचुएशन हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी आती है। जैसे हमारे केमिस्ट्री में एक मोलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे एक शेड पे रखा हुआ है, उसको फ्लोरीन ने अपनी साइड खींच लिया। क्लोरीन वाला एंड कैसा हो गया, नेगेटिव, ये एंड कैसा हो गया, पॉजिटिव। देखो डायपोल बन गया, देखो द्विध्रुव बन गया। आप ध्यान से देखो, जैसे वहां प्लस माइनस है, ऐसे वहां प्लस माइनस है। फिर वही क्वेश्चन, अगर आप इनमें से किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, तो रिजल्ट इज व्हाट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण।
इतनी कॉमन सी बात। आघूर्ण ऐसे ही निकलता है हमेशा, मोमेंट ऐसे ही निकलता है, लिखना नहीं अभी। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? एक ऑर्डिनरी सी फिजिक्स। अब होता पता क्या है, जो ये चार्ज है ना, आवेश, ये ना बहुत छोटा होता है, बहुत कम। इसको हम मेजर करते हैं ईएसयू में। देखो इसका मात्रक ईएसयू है। जैसा आज तक आपने पढ़ा हुआ कि भाई चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। कूलम, गुलाम कहते हैं ना। गुलाम तो एक बहुत बड़ी यूनिट है। ईएसयू इज वेरी स्मॉल यूनिट। ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जैसे भाई जैसे गोल्ड की मार्केट होती है, आपको मैंने शुरू में कहा था, वो कभी केजी बेजी में काम नहीं करते। 1 किलो गोल्ड की बात कोई नहीं कर रहा, वो तोला में काम करते हैं। ऐसे ही हम चार्ज को यहाँ पे ईएसयू में नापते हैं, कूलम में नहीं नापते। कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। डिस्टेंस किस में नापते हैं? सेंटीमीटर। जिसकी यूनिट आ गई। और जिसकी एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट, इसको हिंदी में एसआई मात्रक कहते हैं, वो है डिबाई। डिबाई। और एक डिबाई में ना 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक डिबाई में 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको दिमाग में सेट करना है, इसकी जरूरत पड़ेगी हम। बोलो यहां तक आया समझ? अभी लिखना नहीं, किसी बच्चे को लिखना नहीं। अब देखिए इस डायपोल मोमेंट की एक खास बात है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर राशि है, वेक्टर, सदिश राशि से कहते हैं ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है। सब जानते हैं ना वेक्टर के बारे में, जिसका डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन जरूर ध्यान रखनी है। अब इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। चलो एक बार आप इतना सा लिख लो, बस स्पेस नहीं है, नोट कर लो। काम करिए बच्चे, काम करिए, पढ़िए, बात नहीं करनी किसी को नहीं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। सब वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? समझ? सब वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है, वैसे मात्रक क्या है, सबको पता होना चाहिए। और एक डिवाई में और ईएसयू सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है, ये संबंध ही है दोनों में। जब डिवाई माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंस कर। हाँ, हिंदी हिंदी में कुछ पढ़ते हैं क्या? ये बच्चे आप पेपर कर लेंगे हिंदी का पूरा? फिर आपको सब कुछ हिंदी में आता है, वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो, आप उसी को आप प्रैक्टिस में लेकर आप सीख जाएंगे। हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आता तो है हिंदी इंग्लिश में, दिन वो आओ बेटा, हिंदी वर्ड्स Diapometer is well known as vector quantity, इसमें टू ही नहीं। चलिए यहाँ तक आया सबको समझ? अब देखिए एक बहुत काम की बात, कभी नोट कर लिया? अब देखो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, देखो अब हमें एक इसकी एक नई डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। ये जो डेफिनेशन हम सीख रहे हैं ना कि चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, इससे काम ही नहीं चलेगा। अब देखो मैं आपको इसकी बेस्ट डेफिनेशन बताता हूँ कि डायपोल मोमेंट क्या चीज है बेसिकली। वैसे तो इसकी डेफिनेशन एक ये है, जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। भाई हमने क्या करा, आवेश को बीच की दूरी से गुणा कर दिया, चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर पढ़ के देख लो।
तो ठीक है। चलिए चलिए, नोट ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, एक बहुत काम की बात, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये डेफिनेशन चल नहीं पाएगी कि आपने चार्ट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे तो है। अब पता क्या एक प्रॉब्लम आएगी, देखो अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, चांस की बात है कि ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, और इस मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम बताई गया, इसमें ना ऐसे बहुत सारे वेक्टर बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम क्या आ गई, इतने सारे वेक्टर आ गए, तो हमारी डेफिनेशन चल ही नहीं पाएगी। भाई हम चार्ज को यहाँ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, रिजल्ट कहाँ से लाएंगे? तो हमें एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स। क्या कहना पड़ेगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स। देखो बच्चे ध्यान देना, हमें डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स। देखिए ये डेफिनेशन सबसे अच्छी रहेगी। देखो मैं क्या किया, ध्यान देना, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, इनका वेक्टर सम कर दिया। वेक्टर योग जैसे हिंदी में कहते हैं, आपने कभी एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, वेक्टर सम करने का, ऐसे करते हैं ना। तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, वेक्टर सम। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। देखो इनका रिजल्टेंट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और फिर एक ये है ही, फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ऐसे निकलता है वेक्टर सम। उसके अंदर ये एंगल ही पता होना चाहिए, इस एंगल का रूल रहेगा। जैसे अब चांस की बात है, देखो मैं एक मिनट आपको इसका मूवमेंट निकाल के दिखाता हूँ, सब अटेंशन देगा ना। देखो देखो इस टाइम यहाँ पे तीन वेक्टर बने हुए हैं, बच्चे ध्यान देना, तीन वेक्टर हैं। ऐसे ही मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इसको परिमाण पता नहीं क्या कहते हैं आप, एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सुनना पहले ध्यान से। अब मैं इन दोनों का वेक्टर सम निकाल रहा हूँ, वो वेक्टर सम इधर आएगा, देखो रिजल्टेंट यहाँ है। इसे कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी कॉस थीटा। अब इसमें एंगल तो आपको पता ही है, 120 डिग्री का एंगल है, कॉस 120, कॉस 120 डिग्री लगाएंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ, माइनस हाफ, टू से टू कट गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया, रिजल्ट आ गया एक्स। देखो चांस की बात है, इसका रिजल्ट भी एक्स आ रहा है, इसका रिजल्टेंट एक्स आ गया, देखो ये भी एक्स और ये भी एक्स, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट रिजल्ट कितना आ गया, मोमेंट आ गया जीरो। ऐसे निकाला करेंगे अब, वेक्टर सम की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की नीड होगी, ध्यान है। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये बहुत काम आएगी हमें, नोट कर सकते हैं इसको फटाफट आप। मोमेंट्स, जितने भी ऐसे वेक्टर हैं, आपको सबका वेक्टर सम निकालना होगा। जितने भी ऐसे वेक्टर हैं सबका वेक्टर सम, उनका वेक्टर योग करना पड़ेगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स।
Factor sum of all the bond moments. Bond moments, MOMENTS. ये फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई होगी। चलिए आप पता लग गया डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज क्या है, इसे क्यों निकाला जाता है। नोट करिए हेडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, बताएं इसको। आर्टिकल नाउ सिग्निफिकेंस। इसे निकालते क्यों। मेरे को इसको निकालने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। द डायपोल मोमेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ मोलिक्यूल। नेचर का मतलब होता है उसकी प्रकृति। देखो नेचर इन व्हाट सेंस, या तो मोलिक्यूल होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और कभी कभी मोलिक्यूल कैसा होता है अनसिमेट्रिकल। देखो इसका पता कैसे लगता है, सब ध्यान देना। जो सिमेट्रिकल होगा इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और जो अनसिमेट्रिकल होगा इसका नॉन जीरो होगा। देखो सुन लो, आपने किसी मोलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकाला, वो जीरो आ गया, इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। और जिसका जीरो नहीं आ रहा है वो अनसिमेट्रिकल है। देखो रस समझ आए थोड़ा पॉइंट। एक मोलिक्यूल है हमारे पास, लाइक फॉस्फोरस पेंटागोनल। देखो ध्यान देना, किसी ने कहा चेक करो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। देखो हमने क्या करा, हमने इसकी शेप बनाई। देखो ये इसकी शेप है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे दो वेक्टर बन गए। देखो आप देखो समझो, एक वेक्टर ये बन रहा है, क्लोरीन ने ऊपर पैर खींचा। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। दिख रहा है सबको, पांच वेक्टर है यहाँ पे। देखो ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये तो कट गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और अगर आपको एक बात पता हो, मैंने भी किया थोड़ी देर पहले, अगर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 एंगल पे होना तो उनका रिजल्ट भी जीरो होता है। अभी करके दिखाया भी था मैंने, ये फिजिक्स से भी आता है। तो उसका मोमेंट जीरो है, इसका मतलब ये मोलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक। क्या कहेंगे इसको, सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए। बाकी नहीं क्लियर हुआ है, तो उसका मोमेंट क्या आ गया, जीरो। चलो अभी और ऐसे एग्जांपल देखें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मोटे को ध्यान रखना, अब इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन और वीएससी भी आ रहा है, लेकिन वही शेप निकलते हैं। शेप के बाद पता लगता है कि मूवमेंट क्या है। जैसे एक मोलिक्यूल है, चलो मैं आपको एक चांस देता हूँ, आप मुझे इस मोलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकाल के दिखाओ। निकालने का मतलब है या तो जीरो या फिर नॉन जीरो, या निकालना सब। बेरिलियम क्लोराइड का डायपोल मोमेंट, सब बच्चे करें, बिल्कुल बात नहीं करनी किसी की। बेरिलियम क्लोराइड या तो जीरो होगा या नॉन जीरो। अब अपने आप पता लगाओ। एटॉमिक नंबर चाहिए तो एटॉमिक नंबर मैं आपको दे देता हूँ। ये परमाणु क्रमांक है, बात ना करके ना अपने आप करो। बस ये पता लगाओ जीरो या फिर नॉन जीरो।
रीजन के साथ बताना होगा, देखो रीजन पूछूंगा मैं आपसे, जल्दी नहीं करने किसी को, फिर प्रॉपर नहीं। ये एक्चुअल जीरो आएगा, ये बोल दीजिए रीजन के साथ। 0 or no juice. We have to gradient to rise. I am this. Okay. This case again. अच्छा ऐसे क्यों होगा, नहीं तो डेटा बना है आपने ऊपर की बॉक्स कैसे पढ़ रहे हैं, ये तो इनका तो हमारा डेटा बना है, तीसरा क्या नहीं है, सबके फ्रेंड नहीं से कौन से और इसमें क्या लगती है, बात वाले कुछ बोले प्रॉपर वहाँ पे रखते हैं अच्छे से प्रॉपर से के साथ से भी इससे है ना अच्छी बात कुछ काम नहीं करा बस, तो आज प्रॉब्लम आएगी। वॉइस में से पूछे किसी से, जेलन का एटॉमिक नंबर 4 है, ये नहीं कहा था कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 4 का मतलब जानते हैं, परमाणु क्रमांक 4 है। देखा कई लोग कॉन्फिडेंस से कर ही नहीं पा रहे, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिए। भाई साहब ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के, जो चार चार बना के बैठे हैं। देखा ना पहले, देखो आपके सामने टेस्ट हो जाता है, आपको क्या आता है, यही इसी का नाम कंपटीशन है। वहां बैठेंगे तो कितनी गलतियां होंगी, निगेटिव मार्किंग भी करके आएंगे हम। क्वेश्चन तो जाएगा जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी करेगा, इसलिए हम लूजर हो जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बन के आया बड़ा सिंपल, एसपी इसका हाइब्रिडाइजेशन है, शेप इसकी लीनियर है। कई लोग ऐसे बना के बैठे थे, कहीं लोग ये बना दिया, कहीं लोग यहाँ पे लोन पेयर दिखा रखा है, उनको पता नहीं वो कर क्या रहे हैं, बस चल रहा है, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये रॉन्ग है भाई, ये सही है। और यहाँ पे दोनों वेक्टर आपस में कटेंगे, बीच का एंगल 180 डिग्री का है, इसका मोमेंट 100% क्या आएगा, जीरो। कितना समय, जीरो आएगा भाई। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो कुछ मैं मोलिक्यूल आपको देता हूँ, अपनी नॉलेज से करो, अपने अपने दिमाग से करो, कल की टेबल की हेल्प लो। आप मुझे ये बताना जितने भी मोलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं, मैं काफी सारे मोलिक्यूल्स, इसमें किस केस में जीरो आया, किस किस केस में बना लेना, पहले अपने आप करना है, मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आवाज नहीं किसी की आएगी। ये 3 मोलिक्यूल है हमारे पास, ये लो एक और मोलिक्यूल ले लिया हमने। आप पता लगाओ इनमें किस किस केस में जीरो आए, पांचों कर लो, और थोड़ा जल्दी से करना, कहाँ कहाँ जीरो आएगा, कहाँ जीरो आएगा, ये पता लगाइए। ये करिए, देखिए अपने आप, तो आपका मन करता है अच्छी फिटिंग रिसीव करना आएगा, सही बात है माना तो।
आम करिए अपना या करीब करीब जो भी देख कर सकते हैं उससे करेंगे स्टार्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी तो बाकी ये लोग भी करनी उन पे गर्ल्स अपनी सेल्फ हमारे काम में दर्द दूर ऐसे सारी चीजें कभी बहुत बढ़िया शरीर
स्ट्रक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, फिर शेप निकलती है। बिना शेप का तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के शेप निकालते हैं ना, इसकी शेप पता क्या आती? लीनियर। देखो आप में से बहुत कम बच्चे शेप बना रहे हैं। तो कोई याद का करनी पड़ी, पर समझाएंगे टेबल में आप। कहाँ याद करने की टेबल की है? आपकी इच्छा आपको करनी करनी, बिना काम नहीं चलेगा। देखो अब यहाँ पे कितने सारे वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। देखो अभी नोट मत करना, आपको एक बात सिखा दें। यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर हैं। देखो देखो, एक कई वॉयस लगातार बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। आता वाता कुछ नहीं। किस बात की स्मार्टनेस है? कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं? काम की बात होनी, कैसे बात कर लो। धनु से क्या बता रहे हैं, शुरू से कुछ पता नहीं। तो देखो यहाँ पे 5 वेक्टर हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल होने वाले हैं। और देखिए आप में से काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये भी एक वेक्टर बना हुआ है। ये जो लोन पेयर है ना, इसका अपना एक डायपोल है। इसका अपना एक डायपोल है। देखो सुनो कैसे डायपोल है। ये तो जेनन बैठा है, ये उसका लोन पेयर बैठा है, तो ये तो हिस्सा नेगेटिव हो गया। और ये ऑटोमेटिकली इसके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया? तो डायपोल बन गया। अब पता क्या हुआ? इन दोनों का भी रिजल्ट कैंसिल हो गया, और इन तीनों का नेट कितना आता? तो जीरो आता है। ये आता है मोमेंट जीरो। तो ये जीरो है। देखो जब तक ऐसे शेप नहीं बनेगी, आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कल की टेबल फॉलो करेंगे। अब देखो इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। कहीं बना ही नहीं पा रहे ना, तो क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। क्योंकि ओके में कोई हो गया लगभग। अब देखो यहाँ पे एक वेक्टर, ये वेक्टर एक कट गए, ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी कट गए, नेट जीरो आ गए। जेनन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड जो होता है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल। देखो इसकी क्या खास बात है? ये इस तरह से है। देखो अब इसमें वेक्टर कट ही नहीं सकते, ये दोनों तो कट जाएंगे। ये दोनों, लेकिन दोनों ना कटेंगे। ये हमारा नॉन जीरो है। जेनन टेट्राफ्लोराइड की शेप स्क्वायर प्लेनर। इसके साथ भी यही है, सारे वेक्टर कट जाएंगे। ये भी सारे वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और CO2 भी की शेप कैसी आई? लीनियर। इसके भी सारे वेक्टर कट जाएंगे। तो ऐसे पता लगाते हैं। ये देखो ये सब आएगा तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत बहुत मुश्किल। ये सब कंपटीशन फेवरेट। ठीक है, किसी कुछ कॉपी करना करो, वरना अगला इसके बाद नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी बात नहीं करनी किसी को भी। किसी को नोट करना नोट करे, और जल्दी से करे। बस बोलो मत, बोलो मत। बाद में समझा देना, समझाना हो किसी को। चलिए मुझे लगता है इसको रब कर देना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। कल का टॉपिक इन्वॉल्व है, वो रेगुलर नहीं आएगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी आएगी। और लोन पेयर का अपना एक डायपोल होता है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल। इसको ऑर्बिटल डायपोल कहते हैं, जो लोन पेयर का डायपोल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, कल के नोट्स को देखोगे पता लग जाएगा। अब इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस है, उसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एक आर्टिकल देखो, ये होता है परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अब आपको ये सिखाते हैं कोशिश कितने परसेंट आयनिक है। अब इसका एक मैथ्स है। देखो देखो जैसे हमारे पास ये मोलिक्यूल है, सबको पता है। देखो यहाँ पे डायपोल बन गया, बात को सुनिएगा, डायपोल बन गया। पता है इसमें ना आयनिक करेक्टर आ गया। हिंदी में कहते हैं आयनिक गुण। क्योंकि ये प्लस माइनस का मतलब ये आयनिक हो गया। सुनना ध्यान से। अच्छा अगर ये, एक बात हो रही है, पूरी तरीके से आयनिक नहीं है। पूरी तरीके से आयनिक बनने के लिए इसको फिर ऐसे होना पड़ता। देखो दोनों में फर्क है। इसमें आयनिक करेक्टर आ गया, और पूरी तरह होने के, आयनिक होने के लिए ऐसे बनना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आएगा। अब किसी ने कहा ये कितने परसेंट आयनिक है, तो हम क्या करते हैं? हम एक मोमेंट यहां से निकालते हैं, यहां से। इसे कहते हैं म्यू ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो परीक्षण से, प्रयोगों से आता है, वो हमने यहां से निकाला। इसलिए उसका नाम रखा हमने म्यू ऑब्जर्व्ड। दोबारा लिख दूं, शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं OBS।
वैसे तो ऑब्जर्व का मतलब जो प्रयोगों से आता है, जो इसका आएगा उसे कहेंगे म्यू आयनिक। देखो सुनना, ये टोटल है, कुल है, कुल कुल में से ही आ रहा है, तो एक्चुअली ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा इन 200। क्या कहेंगे इसको? परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये कितने प्रतिशत आयनिक है पता लग जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे। नोट कर लो पहले, जाओ घर पे बुक्स में ढूंढो, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसे कहते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर, म्यू आयनिक कहते हैं इसको। कंपाउंड कितने परसेंट आयनिक है पता लग जाता है। ये फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा इसका, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एक और बात देखो, ध्यान से न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आपको एक बात की और जरूरत पड़ेगी। 1 कूलम इज इक्वल टू, या 1 कूलम इज इक्वल टू दिस मच ऑफ ESU, 3 × 10⁻⁹। ये लिख लीजिएगा, ये रिलेशनशिप आपको काम आएगा। 3 × 10⁻⁹ ESU, ये भी आपको रिलेशनशिप पता होगा तो न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, दिखाना आपकी बुक में भी कहाँ है। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसकी। चलो एक कॉलम लिखो सब बच्चे। देखिए एक कॉलम ट्राई करते हैं इसके ऊपर ना। चलो नोट कीजिए सब लोग, हटा दें इसको। देखो क्वेश्चन ये है, बोल देता हूँ। द डायपोल मोमेंट ऑफ lithium hydride is 1.964 10 to minus 7 मीटर, कूलम मीटर। ये हमें डायपोल दे रखा है इसका, कूलम मीटर। एंड द इंटरआयनिक डिस्टेंस, जितना आयनों के बीच की दूरी, इंटरआयनिक डिस्टेंस इज 1.596 एंगस्ट्रॉम, 1.596 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इसका इंटरआयनिक डिस्टेंस है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। आपको पता लगाना है कि कितने प्रतिशत आयनिक है, तो मैं करके दिखाऊंगा, आप आराम से नोट करें। ठीक है, मैं आप नोट कर लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ इस कॉलम को कैसे करना है। आप होमवर्क भी कैसे करना है, आपको ये पता लगाना है कि कितने परसेंट आयनिक है। ठीक है, तो चाहिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर। चलिए बच्चे करें स्टार्ट। देखो पहली बात, सब सुन ले, ये जो मोमेंट आपको दिया गया ना, दिया गया, इसका नाम पता क्या है? न्यू ऑब्जर्व। देखो नोट ना कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट से आया, प्रयोगों से आया। इसका नाम है म्यू ऑब्जर्व, 1.964 10⁻⁷ कूलोमीटर दे रखा है। अब मैं म्यू आयनिक अपने पास से निकालू, इसको निकाल लू अगर, तो फिर तो मेरा क्वेश्चन एकदम होता है। कैसे निकालूंगा? अब मैं इसको आयनिक का मतलब है इस तरह से मानूंगा कंपाउंड से, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, H ने ले लिया। अब कैसे निकालू उसका मोमेंट? बताओ ये कितना आवेश है, किसी को पता है? जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतने कूलम्स होता है, सबको पता है ना। और जो बीच की दूरी हमें दे रखी है 1.596 एंगस्ट्रॉम, हम इसको मीटर बना लेंगे। मीटर इसलिए बनाएंगे बिकॉज ये कूलम मीटर में था। आ रहा है सबको समझ? और एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं। लीजिए, सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, बस हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ये हमारे पास
ये हमारे पास डायपोल मोमेंट आ गया किसका? आयनिक का। अगर ये आयनिक होता तो इतना मोमेंट होता। ये गलत की मैंने कैलकुलेशन। यहाँ आएगा 29। ठीक है, तो दिक्कत, इसका नाम है म्यू आयनिक। अब सुनो हम क्या करेंगे। अब निकालेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर। कैसे निकालें? देखो जो मोमेंट हमें दिया हुआ है 1.964 10 टू -7, इसे तो म्यू ऑब्जर्व कहेंगे, अपॉन म्यू आयनिक, बटा में आएगा म्यू आयनिक इनटू 100। बस ये आंसर है। जो भी यहां से वैल्यू है, लेकिन मुझे लगता नहीं सही है। कुछ गड़बड़ हो रही है देखो, बहुत बड़ी। ये ना कुछ गड़बड़ हो रही है देखो, शायद मैं डेटा गलत दिया। रुक जाओ अपनी से, एक मिनट रुक जाओ। देखो मैंने कुछ डेटा गलत नहीं दिया, इसलिए डिफरेंस मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी ना, पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ये तो 100 से बड़ी बन जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। मेरी साइड से मिस्टेक हुई है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ दोबारा एक बार। डेटा मैंने गलत दे दिया होगा, गलत लिख दिया होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। इसका मोमेंट तो यही दिया हुआ है, यही परसेंटेज आने करेक्शन है। देखो देखो यहाँ पे मिस्टेक है, वो मैं गलत लिख रहा हूँ, ये -29 है। मेरी साइड से मिस्टेक हो रही है, -29। जब ये -29 है तो ये पावर -29 कोई इशू नहीं, आपको कैंसिल हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। आगे से कोई समझ, वो मेरी साइड से मिस्टेक थी। लीजिए आप यहां से निकालेंगे, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा, कर लेना। आया सबको समझ? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो अब हमारा समझो सब कुछ पूरा हो गया। एक थ्योरी रहती है मेन, उसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। एक थ्योरी हमारी मेन ये रह गई अब। देखो बाकी जैसे एक आर्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ये हम ऑर्गेनिक में करते हैं। इसको अनुनाद कहते हैं, अनुनाद। जो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे वो करा देंगे आपको। ये मैं करा दूंगा आपको, और इसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग पूरा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम एक लेक्चर में फिनिश भी कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसका भी क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। लेकिन अभी इस पर फोकस ना करके आप घर जाके हाइब्रिडाइजेशन, BSc देखो अभी बहुत प्रैक्टिस की कमी है। कुछ बच्चों को क्लास में पता ही नहीं चल क्या रहा है। आज डायपोल मोमेंट हो गया, इससे पहले के लेक्चर बहुत सारे हुए, जैसे VBD हुई थी हमारी, पचास शुरू हुआ था। ये सब की प्रैक्टिस करो आप, क्वेश्चंस करने चाहिए, तो पता लगता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। ठीक है, पढ़िए। देखिए बिना पढ़े कुछ भी नहीं हुआ, कोई कंपटीशन तुक्का नहीं है, कुछ बाई चांस नहीं। जो मेहनत करेगा देखो वही सिलेक्ट होगा। बस और कुछ ही किसी को पूछना तो पूछ लो, वरना आज क्लास यही पे एंड कर रहे हैं, बस इतना ही करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही बस।